एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टॉर। आज मैं आप सभी के लिए घटना चक्र जो कि हम लोग देख रहे थे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। और हाँ, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये थी गुप्त वंश की। भगवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इस अपने राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। तो इसमें से एक और क्वेश्चन आपका निकल सकता है, गुप्तों का राज चिन्ह क्या था? तो ये गरुड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी एक्सिस पर घूमने के कारण ही ये डे और नाइट होता है। ठीक है, सनराइज और सनसेट होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन ई होगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ठीक है, शल्य क्रिया यानी जो सर्जरी वगैरह करते थे उसको शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सिनक ऋग्वेद युगकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी साहित्यकाल थे। सौमिरा गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कवि पुत्र के साथ याद किया। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। ठीक है, यहाँ औषधि पूछ रहा है इसलिए ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर। यदि भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में से सही उत्तर विकल्प ए माना था, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 AD से माना जाता है। ठीक है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल में समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका काल देखिए, सुश्रुत का काल 600 BC से 1500 BC है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा में। चीनी यात्री हेंग सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हेंग सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 साल बाद नालंदा में निवास कर उसने योगा शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, ढानेका तक होता हुआ काजी पहुंचा था। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेंग सांग पूरे नालंदा आया और व्याख्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेंग सांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये था मथुरा। ठीक है, मथुरा उस टाइम सूती कपड़ों के लिए फेमस था। हेंग सांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। आसपास से ज्ञात होता कि उसके सूती वस्त्र बहुत फेमस थे। ठीक है, हेंग सांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की। यह लिखता है कि मथुरा के बाज़ारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजा कर रखी जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कविबान निवासी था? तो कविबान कहाँ का निवासी था? ये भोजपुर का निवासी था। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक इसकी बाणभट्ट की पुस्तकें हैं। चलिए, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है। तो देखिए, चीनी यात्री इत सिंह 671 से या 672 ईस्वी में जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से अपने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था और 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 693 से 94 के लगभग सुमात्रा होता हुआ चीन लौट गया था। तो इसका आंसर आपका इसलिए डी हो गया है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फयान ने भारत का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। हेंग सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रदित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई।
शक्रदित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि थी महेंद्र द्वितीय। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में अगर शक्रदित्य भी दिखे तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये भी आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपात लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं कि जावा सुमात्रा से इनका ये था। पालवंश शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे। लेखों में उससे परम सौगट कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी? ये कौन था? तो ये था बालपुत्र देव। अभी हमने एक्सप्रेशन में देखा, स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो ये था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि ये बख्तियार खिलजी ने किया था और वो मुस्लिम ही था, तुर्क मुस्लिम। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो ये था आपका चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। यहाँ के मंदिरों में कंडरिया महादेव का मंदिर का सर्वोत्तम स्थान है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो ये है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र धर्मपाल ने बनाया था। ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्री ज्ञान श्री जी उपाध्याय आतिश के नाम से प्रसिद्ध है थे। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ना इसलिए जरूरी था कि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ये ध्यान रखिए, नहीं हुआ है। कदम का नहीं हुआ है, चोल चेर पांडे का उल्लेख हुआ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संगम साहित्य में केवल चोल चेर पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राजाओं के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। कपास यानी कॉटन के लिए ये फेमस था उरैयूर। और अभी हमने देखा मथुरा भी सूती कपड़ा वो कॉटन के लिए फेमस था। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। उरैयूर क्या थी? संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वार्णम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था। ओके, आज हम ये प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट कर देंगे और कल फिर मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न से कौन था? तो ये विशाखदत्त था। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषर तथा कुलहीन कहा गया। क्या कहा गया? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषर तथा कुलहीन। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका भी लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो ये चंद्रबदाई थे। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि थे चंद्रबदाई, उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये भास थे। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध है, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम है प्रतिज्ञाधारण्य, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, ठीक है, बालचरित, कण्भार, अभिषेक नाटक। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? ये कालिदास ने लिखा था। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें कृति, चित्रण और कार्तिकेय की जन्म वर्णित है। ठीक है, इसमें किसका है? कुमार संभव जो महाकाव्य है।
इसमें आपका किसकी रचना ये कितना ये है, किसका चित्रण है, कार्तिकेय के जन्म के है, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस बुक में किसके बारे में लिखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुन ने पुस्तक किसने लिखा था, तो ये भारवी ने लिखा था। किरातार्जुन ने पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ये है मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांदर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का भी वर्णन नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की है। वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये विजयालय है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी विजयालय स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सालदार था, ठीक है। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में लिया। तंजौर के शैव मंदिर, राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये था ग्राम पंचायत यानी विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वयं शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन थी, ठीक है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था चोल। इसका अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि स्थानीय स्वशासन विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था चोल, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है और एंशिएंट हिस्ट्री भी आज खत्म हो जाएगा। कल से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों का, और इस तरह से हम लोग सारे पूरे बुक खत्म करेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो ये गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांडे चोल के राज्यों में द्रविड़ शैल पनपती रही। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रांगण मतलब जो आंगन वगैरह कॉरिडोर होता था, उनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के अंकित होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, ठीक है। चलिए यहाँ से अब मध्यकालीन भारत कल हम लोग देखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।